एक 60 साल की महिला होती है जो कि अपने 21 साल के पति के साथ एक रूम किराए पर लेती है और 60 वर्षीय महिला 21 वर्ष के अपने पति के साथ किराए के रूम में रहना शुरू कर देती है। लेकिन उस रूम से रात में बहुत अजीब तरीके की चिल्लाने की आवाज़ें बाहर आया करती थी। लेकिन एक दिन जो उस कमरे की मालकिन होती हैं, वो जाती हैं देखने के लिए कि आखिर इस रूम में आवाज़ क्यों आती है। और जब वो मकान मालकिन उस रूम में जाती है, तो जो देखती हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और जब यही बातें सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों के पास पहुंचती हैं कि एक 60 साल की बुजुर्ग 21 साल के अपने पति के साथ उस रूम में कुछ ऐसा करती है कि पूरी दुनिया में ये चीज़ें वायरल होने लगती हैं। आखिर क्या हुआ था उस रात उन पति पत्नी के बीच में, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा वीडियो मैंने शेड्यूल में लगा के रखता हूं, तो आपका नाम जो है नेक्स्ट उसके भी नेक्स्ट वीडियो में लिया जाए, लेकिन नाम जरूर लिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बस छोड़ दिया करिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह है उत्तर प्रदेश में बिजनौर एक शहर लगता है। यहीं पर एक लड़की रहती है जिसका नाम राधिका होता है, जिसकी उम्र 24 साल होती है। राधिका देखने में बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन वो मिडिल क्लास की होती है। यानी उसके जो परिवार वाले थे, न ही बहुत ज़्यादा अमीर थे और न ही बहुत ज़्यादा गरीब थे। जो राधिका होती है, इसके माता पिता दोनों एक किराना का स्टोर चलाया करते थे। उससे कुछ पैसे आते थे, उसी से घर का खर्च चलता है। राधिका दो भाइयों में छोटी होती है, इकलौती बहन होती है। उसके दो भाइयों की शादी हो चुकी थी, उसकी भाभियां घर पे रहती थी। और राधिका के दोनों भाई जो थे वो बाहर रहा करते हैं, यानी बाहर रह करके कमाते हैं। वो भी अपने घर का जो खर्च है उसमें चलाने के लिए मदद करते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी जो राधिका के पिताजी होते हैं वो सोचते हैं कि अपने बेटी का कहीं क्यों न शादी कर देते हैं। वो अलग अलग जगहों पे रिश्ता लेकर जाते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन कहीं सही मिल नहीं रहा था वर, क्योंकि राधिका जो थी देखने में बेहद खूबसूरत होती है। तो सोचते हैं क्यों न इसी के लायक एक लड़की मिल जाए। अब अलग अलग जग खोजते हैं जगहों पे, तभी एक व्यक्ति होता है और बोलता है कि मेरा भांजा है, उसके साथ शादी कर दीजिए। तो राधिका के पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, आखिर वो लड़का करता क्या है। तो उस लड़के के मामा होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा जो भांजा है उसकी उम्र 28 साल है, जिसका नाम आयुष है। वो कई बिजनेस करता है। वो उसके माता पिता एक स्टूडेंट में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वो इकलौता है, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। लड़का अच्छा है, अगर देख लीजिए एक बार। तो राधिका के पिताजी देखते हैं और सोचते हैं कि इससे अच्छा आखिर क्या हो सकता है कि एक लड़का है, इकलौता है भी, और काफी संपत्ति है, लड़का पढ़ा लिखा है, होशियार है। आखिरकार राधिका की शादी आयुष से सेट हो जाती है। अब बारात आती है। जो बारात के मालिक होते हैं उस लड़के के मामा ही होते हैं, आयुष के मामा। आखिरकार धूमधाम से बारात आती है। राधिका दुल्हन बन करके अपने ससुराल आयुष के घर चली जाती है। आखिरकार अब वो अपने पति के घर जब जाती है तो रात के दिन भर रहती है। उसके मामी आई हुई थी और परिवार के लोग थे, सभी उसका स्वागत करते हैं राधिका का। लेकिन जब रात का टाइम होता है, रात के 11 बजे, आयुष अपने पत्नी के पास पहली रात जब पहुंचता है तो उससे बातचीत बातचीत करता है। और वो शगुन के तौर पर रात में अपने जो कमरे होते हैं, अपना जो घर होता है, उसकी चाबी देता है। तो राधिका बोलती है ये सब मैं क्या करूंगी। तो आयुष बोलता है कि अब इस घर की इकलौती मालकिन तुम ही हो, क्योंकि मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। तो राधिका बोलती है नहीं,
आप ही इस घर के मालिक हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो आपके काम जो होंगे उसमें हाथ बटाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, बस यही काम करूंगी। लेकिन आयुष बोलता है कि तुम मेरी दोस्त के समान हो, एक दूसरे की हम समझेंगे, हेल्प करेंगे। दोनों एक दूसरे से इसी तरीके से प्रेम भरी बातें कर रहे थे। और आयुष बोलता है कि तुम्हें भी ही अब सब जिम्मेदारियां संभालना होगा, मैं बाहर का बिजनेस देखूंगा और घर का तुम देखोगी। आखिरकार अब समय बीतने लगता है, दोनों प्रेम से रहने लगते हैं। आयुष भी वाकई में देखने में बेहद खूबसूरत हैंडसम लड़का होता है और बहुत ही दिमाग वाला होता है। अब समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। समय के चक्र में आयुष जो है और राधिका दोनों के बीच में एक बेटी जन्म लेती है। और जब बेटी होती है तो आयुष बाकायदे धूमधाम से लोगों को निमंत्रण देता है, खिलाता पिलाता है, उसे खुशियां ही खुशियां होती हैं। और यही खुशियां में चार चांद लग जाता है जब 1.5-2 साल बाद फिर से एक बेटा जन्म ले लेता है। अब राधिका और आयुष की खुशियों में मानो खुशियां बढ़ जाती हैं, दो दुगनी हो जाती हैं। और फिर समय बीत रहा होता है। जैसे ही बेटा जन्म लेता है, 1 साल बीतता है। अब क्योंकि जो राधिका होती है देखने में खूबसूरत जितना थी, उससे ज्यादा उसका दिमाग भी चलता था। जो आयुष है, इसके बिजनेस डाउन होने लगते हैं धीरे धीरे। तो राधिका से बताता है कि बिजनेस मेरा डाउन हो रहा है, आखिर क्या है। तो राधिका बोलती है टेंशन मत लीजिए, हम दोनों मिल करके इसको झेलेंगे। और फिर आयुष और राधिका दोनों मिल करके प्लानिंग बनाते हैं। राधिका एक एक चीजें ऐसी बताती है जो कि मतलब उसने पहले से सीख रखा हो। वो एक मिडिल क्लास की लड़की होते हुए भी बहुत चीजें बता जाती है। और जब उसे आयुष को आइडिया मिलता है अपनी पत्नी के द्वारा, तो वो उन आइडियाज पे काम करता है। उसके बाद आयुष के बिजनेस में ग्रोथ होने लगता है। एकाएक जो बिजनेस है उसका ग्राफ ऊपर उठने लगता है। समय अच्छे से बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन आयुष जब अपने ड्यूटी से आता है तो थोड़ा उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। और तभी उसकी पत्नी बोलती है कि आखिर आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं। तो आयुष बोलता है कि मेरे सीने में दर्द है हल्का। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आखिर आप बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। पानी लाती है और बोलती है कि चलिए मैं कहीं डॉक्टर को दिखा देती हूँ। उसके बाद आयुष बोलता है कि मेरे 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है और तीसरी बार लगता है मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी पत्नी बोलती है कि आप ऐसा मत कहिए। और फिर तबीयत आयुष की ज़्यादा खराब होने लगती है। जो उसकी पत्नी होती है भागी भागी जाती है, पानी लेकर आती है। और जैसे ही आती है देखती है कि उसके पति आयुष इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। राधिका के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। वो फौरन अपने जो आयुष के मामा है उनके पास फोन करती है, अपने मायके में फोन करती है, सभी जगह बताती है कि आयुष अब इस दुनिया में नहीं रहे। सभी आते हैं। उसके मामा भी बोलते हैं कि 2 बार इसको हार्ट अटैक आ चुका था, तीसरी बार है। तो आयुष की पत्नी बोलती है कि आप पहले क्यों नहीं बताए, हम इस पर ध्यान देते। तो उसके मामा बोले कि अभी ये नौजवान था, हम सोचे कि इतना जल्दी दोबारा नहीं आ जाएगा। आखिरकार सभी आते हैं, सभी दुख जताते हैं। अब धीरे धीरे जो रिश्तेदार हैं सब अपने अपने घर जाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार लास्ट में जो राधिका है ये अकेले बचती है। थोड़ा टाइम बीतता है। राधिका बहुत टेंशन में थी, इसे बहुत ज्यादा कष्ट था, दुख था। इसका पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। जो राधिका के पिताजी हैं ये बोलते हैं कि बेटा तुम घर पे आ जाओ, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा, कहीं दूसरे जगह सेटल हो जाना। लेकिन राधिका इन बातों को इनकार कर देती है, बोलती है कि नहीं, अब मुझे यहीं रहना है, मेरे भगवान ने 2 बच्चे दिए हैं, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। और उसके मामा भी बोलते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो दूसरे जगह जा सकती हो। लेकिन राधिका इन बातों को नकार देती है और वहीं पर अपने यहीं पर रहना शुरू कर देती है। उसके पिताजी, राधिका के पिताजी बोलते हैं कि तुम आओ, मेरे यहीं पर रहो, बाद में जाना। तो वो बोलती है नहीं, हमारी 2 भाभियां हैं, आखिर क्या कहेंगी कि एक विधवा ननद आकर के यहाँ रह रही है। राधिका इन सब चीजों को छोड़ती है और फिर अपने ससुराल में ही रहना शुरू कर देती है। बहुत बड़ा मकान होता है, उस मकान की अकेली मालकिन अकेली रहती थी। उसे अजीब भी लगता था, एक बेटी थी छोटी और एक बेटा था। लेकिन उसे लगता है कि मैं अब जो रूम है उसको किराए पर दे दूंगी तो कुछ यहाँ पे किराएदार रहने लगेंगे, तो फिर हमें भी थोड़ा
ये लगेगा कि कुछ लोग रहते हैं, और फिर डर भी नहीं लगेगा। वो आस-पास के लोगों को बताती है कि अगर कोई किराया लेना चाहता है, किराए पर रूम, तो फिर ले सकता है। पहले तो राधिका किसी से आस-पास किसी से नहीं बोलती थी, लेकिन अब जो पड़ोसी हैं उनसे भी बात करना शुरू कर देती है धीरे-धीरे, और फिर कई लोगों से बताती है कि अगर किसी को किराए पर रूम चाहिए तो वो ले सकता है, और एक फिर बोर्ड भी चिपका देती है कि एक रूम है, फैमिली रूम, अगर किसी को लेना है तो ले सकता है। लेकिन कोई नहीं दिखता है। राधिका बहुत टेंशन में रहती थी, उसे पति की भी याद आती थी। तो वो सोचती है कि अगर किराए पर रूम कोई ले लेगा तो मेरा भी मन लगने लगेगा। अब धीरे धीरे और टाइम बीतता है। तभी लगभग 6-7 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम का टाइम होता है, लगभग 5 बज रहे होते हैं। तो कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है। राधिका बाहर निकलती है और देखती है कि एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला है, और उसके साथ एक 21 साल का लड़का है। राधिका बोलती है कि हाँ बोलिए। तो बुजुर्ग महिला बोलती है कि हमें किराए पर रूम चाहिए, सुना है आप किराए पर रूम दे रही हैं। तो राधिका बोलती है हाँ मैं देना चाहती हूँ, ये मेरा रूम है, चलिए देख लीजिए। तो जाते हैं, दोनों देखते हैं। तभी वो महिला जो राधिका है बोलती है कि ये आपका बेटा है, माँ बेटा रहेंगे क्या? तो वो बुजुर्ग महिला बोलती है नहीं, ये मेरा पति है, जिसका नाम सुरेश है। वो महिला का नाम लक्ष्मी होता है। वो बोलती है कि मेरा पति है, और मैं पति पत्नी साथ में रहूंगी। और जैसे ही राधिका सुनती है तो सोचती है कि 60 साल की महिला और उसका 21 साल का पति है लगभग, तो उसे कुछ हजम नहीं होता है। वो बोलती है मुझसे क्या, अगर किराए पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और फिर रेट भाव तय होता है। और फिर जो महिला है बोलती है कि मैं शाम को लगभग 8 बजे आऊंगी सामान लेकर के, और वहां से वो लोग बयाना देकर चले जाते हैं। और फिर लगभग 9 बज जाते हैं। ये लोग फिर से अपना सामान लेकर आते हैं, उस रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब शिफ्ट हो रहे थे रूम में, तभी जो राधिका है कुछ खाना बना लेती है उनके लिए, अपने किराएदारों के लिए। सोचती है कि वो लोग थके होंगे, कई दूसरे जगह से आएंगे, शायद खाना न बना पाए। तो जाती है उस रूम में, वो बोलती है कि आप लोग अगर खाना खाना चाहें तो मैं बनाई हूँ, आप लोग खा लेना। और फिर ले जाती है, खाना दे देती है। खाना देने के बाद वो अपने रूम में आती है, और फिर अपने बच्चों के साथ राधिका सो जाती है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, उस किराएदार के रूम से चिल्लाने की, चीखने की आवाजें आ रही। राधिका सोचती है कि आखिर हुआ क्या है, क्यों चिल्ला रही है मेरा जो किराएदार है। वो सोचती है कि ऐसे होंगे कुछ, और अपना कान दबाती है। उसे डर भी लगता है, बाहर भी नहीं निकलती है, और फिर दरवाजा अंदर बंद करके ही सो जाती है। सुबह हो जाता है, और सुबह जब उठती है तो लगभग 8 बज चुके थे। राधिका देखती है कि जो सुरेश है, जो लड़का है 21 साल का, वो तैयार होकर के अपना शर्ट पैंट पहन के बाकायदे किसी से बात करते हुए और उस रूम से निकल रहा है। और तभी जो राधिका है अपने किराएदार के रूम में पहुंचती है, वहां पे वो महिला लक्ष्मी जिसका नाम होता है वो अकेले बैठी होती है। तभी राधिका पूछ बैठती है कि रात में इतना शोर क्यों हो रहा था आखिर। तो लक्ष्मी बताती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो राधिका बोलती है नहीं, बताइए आखिर क्यों शोर हो रहा था रात में, क्यों चिल्ला रहे थे इतना। तो लक्ष्मी बोलती है कि मेरा पति जो है मुझे बहुत ज्यादा मारता पीटता है, टॉर्चर करता है, किसी और से बातें करता है, और जब मैं बोलती हूँ तो मुझे मारता है। राधिका भी सोचने लगती है कि आखिर कैसा पति है, और पहले तो ये उम्र का लिहाज। फिर राधिका बोलती है कि आखिर आप लोगों की शादी कैसे हो गई, आपकी उम्र लगभग 60 साल है और वो 21 साल का, शादी कैसे हो गई। तो महिला बताती है कि मैं नहीं बता सकती हूँ, मेरा पति अगर जान गया कि मैं बता दी हूँ तो फिर मारेगा मुझे फिर से। और फिर नहीं बताती है। फिर जो राधिका है वहां से निकलती है, अपने रूम में आती है। उसे मन में खटक रहा था कि पहले तो उम्र का लिहाज, और फिर वो कुछ चीजें बताने के लिए डर रही है। फिर लगभग 1 बज रहे होते हैं। सुरेश मार्केट से आ रहा होता है। तभी जो राधिका है सुरेश से पूछ बैठती है कि आखिर आप अपने पत्नी को क्यों मारते हैं, इतना रात में इतना रो क्यों रही थी। तो सुरेश बोलता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दरअसल जब बार बार जो राधिका है पूछती है तो सुरेश बताने लगता है अपनी कहानी। वो बताता है कि मैं एक अमीर घर का हूँ, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, काफी जायदाद है।
और ये जो औरत है मेरे घर में नौकरानी का काम किया करती थी, और नौकरानी का काम करती थी तो मुझे इससे प्यार हो जाता, और जब प्यार हो जाता है तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं। और फिर क्या था, मेरे घर वाले जानते हैं और मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा मुझे मारते पीटते हैं और बोलते हैं कि अगर शादी करेगा तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा, और फिर तुम चाहे जहाँ रहना, मुझसे नहीं मतलब है। लेकिन मैं इसको वचन दे चुका था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। और फिर क्या था, अपनी घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया, मेरे घर वाले मेरे जायदाद से मुझे बेदखल कर दिए, और फिर इसके चक्कर में मैंने किराए पर रूम लेकर के रहना शुरू कर दिया, और फिर आपके यहाँ अब रह रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने अपने जायदाद घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अब ये मुझसे बोलती है कि तुम किसी और से बात करते हो। मैं जब तक ये जिंदा रहेगी मैं किसी और से बात कर ही नहीं सकता हूँ, और फिर इसके साथ ही रहूंगा, इसके साथ जीवन बिताऊंगा। जब तक ये जिंदा रहेगी इसके साथ ही रहूंगा, अगर जब ये दुनिया को छोड़कर जाएगी तभी मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ। अब राधिका ये सुनती है तो सोचती है कि बताओ, इधर पति इतना अच्छा बोल रहा है, इतना अच्छा इसके लिए अपना घर छोड़ दिया, और वो बोल रही है कि मुझे मारते पीटते हैं। फिर वो जाती है, फिर अपने रूम में सो जाती है, मतलब रात हो जाता है, और फिर रात में वही शोर, फिर औरत चिल्लाने लगती है। आखिरकार जो राधिका है डर जाती है, अंदर से दरवाजा नहीं खोलती है। फिर से सुबह होता है, उसका पति फिर कहीं चला जाता है, और फिर से जो राधिका है अपने किराएदार लक्ष्मी के पास जाती है और बोलती है कि आखिर आपके पति इतना अच्छा बोल रहे थे आपके लिए, और आप बोलती हैं कि वो परेशान करते हैं, आज क्यों रो रही थी। तभी एक चीज देखती है राधिका कि लक्ष्मी के हाथों में कुछ जला हुआ है। तो फिर लक्ष्मी बताती है कि मेरा जो पति है बहुत अच्छा है, मुझे मारता पीटता नहीं है, सब सही है, बस ऐसे ही थोड़ी छोटी मोटी बातें हो गई थी। अब राधिका को एक चीज और डाउट होता है कि ये कल तो बोल रही थी बहुत ज्यादा परेशान करता है, आज बोल रही है कि बहुत अच्छा है, इसका पति कुछ और बोल रहा है। राधिका को कुछ चीजें हजम नहीं होती हैं, और फिर से पूरा दिन बीतता है, फिर रात होती है, और फिर से उसी तरीके से वो महिला रोने लगती है। अब राधिका को कुछ अजीब लगता है, और फिर वो दरवाजा नहीं खोलती है, और फिर पुलिस के पास फोन कर देती है। पुलिस जैसे ही सुनती है वहां से आती है, और राधिका भी अपना दरवाजा खोल करके आ जाती है गेट पर, ताकि पुलिस आए तो उसको बता सकें। और उसके बाद पुलिस आती है, उसके बाद राधिका जो बताती है कि उसकी उसे पता ही नहीं चलता कि क्या होता है, और जब राधिका की आंखें खुलती हैं तो देखती है कि एक हॉस्पिटल में है, उसे बोतल चढ़ रहा है। राधिका चौंक जाती कि आखिर हुआ क्या है, मैं कैसे हॉस्पिटल में आ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई आसपास दिख भी नहीं रहा था कि उससे पूछे कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आ गई। तभी उसे वो देखती है कि एक पुलिस वाली है, कोई मैडम है पुलिस की, वो उसके पास, राधिका के पास आ रही होती है। तभी राधिका बोलती है कि मैम, मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मैं तो पुलिस को फोन की थी, बस उन्हें समझाने के लिए, जो किराएदार हैं। मैं तो पछता रही थी कि मैं बेकार में उन्हें रूम दे दी, आखिर मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गई। तो पुलिस वाली बताती है कि हम जैसे ही आए थे और शायद तुम दरवाजा खोल करके उनके पास गई थी, और तभी हम जब गए वहां पर तो उन दोनों को पकड़ लिए। दरअसल वो कोई पति पत्नी नहीं थे, बल्कि ये ठग थे। ये ऐसे ही पता करते थे कि कौन महिला या बुजुर्ग पुरुष हो जो अकेले पूरी प्रॉपर्टी के साथ रह रहा हो, उसके यहाँ किराए पर रूम लेते हैं। और फिर जो औरत है वो रात में चिल्लाती है ताकि उसके पास जाए, और जब उसके पास कोई जाता है वो चिल्लाती है रात में, जब अपना दरवाजा खोल करके उसके पास जाओगे तो उसे मार पीट करके पूरी संपत्ति जो है लूट कर लेकर चले जाएंगे। और रात में वो जब चिल्लाते थे तो आपने पहले तो दरवाजा खोला नहीं, अगर पहले दिन खोली होती तो पहले दिन लूट कर चले जाते, और फिर किसी को पता ही नहीं चलता। ये मामला मुझे पहले से दर्ज था, पता था, फोटो था, लेकिन हम इनका गिरफ्तारी करने के लिए खोज रहे थे, लेकिन इन ठगों को पा नहीं रहे थे। लेकिन आपने अच्छा किया उस दिन फोन कर दिया। शायद अगर फोन करने से पहले आप दरवाजा खोल दी होती तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता, और आपके यहाँ ठग डकैती हो जाती। आखिरकार फिर राधिका बोलती है कि आखिर वो लोग हैं कहाँ पर। तो पुलिस बोलती है कि हम उन्हें गिरफ्तार कर लिए हैं, और अभी वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस जो है वो भी राधिका को बोलती है कि वाकई में आपने अच्छा किया जो पुलिस को फोन किया। अगर आपने पुलिस को फोन नहीं किया होता, औरों की तरह जो और किराएदार हुआ करते थे, वो ऐसे ही जब वो लोग चिल्लाते थे तो अपना रूम खोल करके उनके रूम में जाते, और फिर वो लोग उन्हें कैप्चर करके वहां लूट पाट कर लिया करते थे।
लेकिन आपने पुलिस को फ़ोन कर दिया और फिर पुलिस जाकर के उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और फिर राधिका की तबीयत सही होती है, वो अपने घर पे आती है, अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। अब धीरे-धीरे जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो रहे हैं। राधिका जो है अपने बिज़नेस को भी चलाती है। यहाँ से एक चीज़ समझने वाली बात ये होती है कि अपना जब भी कोई रूम किराए पर दें, तो पहले उसकी आईडी ज़रूर ले लें और उसे ये चीज़ कन्फर्म कर लें कि वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। अगर ऐसे ही जल्दबाजी में किसी को रूम दे देते हो तो फिर आपके साथ बहुत बड़ी घटना का वारदात हो सकता है। बाकी ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुःख पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहाँ भी रहें अपना अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।